फार्मा इंडस्ट्री में लास्ट अगर 10 साल में कुछ नया हुआ है, मैं फार्मा इंडस्ट्री में से बल्क ड्रग डिवीजन की बात कर रहा हूँ या एपीआई डिवीजन की बात कर रहा हूँ, मैं फॉर्मुलेशन की नहीं बात कर रहा हूँ। अगर 10 सालों में कुछ रिसेंट एडवांसमेंट हो गई है तो वो है फ्लो केमिस्ट्री। पहले सालों से लोग बैच रिएक्टर में बैचेस बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे। तो बैच रिएक्टर का ऑप्शन एज अ फ्लो रिएक्टर ये मार्केट में आया है। फ्लो रिएक्टर बोलते हैं, माइक्रो रिएक्टर बोलते हैं, ट्यूबुलर रिएक्टर बोलते हैं, कि हर कंपनी या हर टेक्निकल या जो फार्मा प्रोफेशनल्स है वो अलग अलग भाषा में बोलता है। तो ये एडवांसमेंट डेफिनेटली है फार्मा इंडस्ट्री में 10 सालों में, लेकिन उसका सक्सेस रेट क्या है? बहुत बार हम ये देखते हैं कि लोग बोलते हैं इसलिए हम भी बोलते हैं, क्योंकि अगर हम नहीं बोलेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि अरे यार ही इज नॉट अपडेटेड। तो आज मैं बात करूंगा फ्लो रिएक्टर के बारे में। मेरा नाम है अनिरुद्ध शिंदे और आप देख रहे हो द फार्मा मास्टर। तो शुरू करते हैं सब्जेक्ट को, फ्लो केमिस्ट्री। तो फ्लो केमिस्ट्री में इंडस्ट्री में लाने के लिए कोई भी चीज नहीं तो उसका बेनिफिट्स बहुत गिनाए जाते हैं। तो उसमें से फ्लो केमिस्ट्री के भी गिनाए गए थे और फ्लो केमिस्ट्री ऐसा दिखाया गया या है, मानते हैं कि जो फर्स्ट टाइम सब बोलते हैं, बहुत सी इंडस्ट्रीज बोलती है कि मैंने फर्स्ट टाइम लाया, फिर दूसरा बोलता है कि उनसे पहले भी हमने लाया है। लेकिन शायद उन लोगों को पता नहीं कि ये फ्लो केमिस्ट्री या प्लग फ्लो रिएक्टर ये सालों से बुक्स में है और बहुत कुछ डिकेड से ये केमिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। सिर्फ फर्क इतना ही है कि फार्मा इंडस्ट्री में स्मॉल वर्जन लगता है और केमिकल में बड़ा वर्जन, लेकिन उनके पायलट प्लांट्स में वो तो छोटा ही होता है। तो वहां से किसी ने तो एक कंसेप्ट लेके फार्मा इंडस्ट्री में आ गया। अभी मैं जो फ्लो केमिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं, आपको लगेगा कि ये नेगेटिवली एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये बहुत लोगों को, मैं जो बोल रहा हूं इससे उनका इससे वो इत्तेफाक रखेंगे, लेकिन अगर ग्रुप में बोलना चाहेंगे तो नहीं रखेंगे, ये भी होता है। लेकिन फ्लो केमिस्ट्री जो है उसका कंसर्न कहाँ आता है लोगों को, कि उनका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं होता। बहुत बार लोग फ्लो केमिस्ट्री दूसरे लोग लगा रहे हैं इसलिए वो लगाते हैं, उसका जरूरत है या नहीं है वो भी उन्हें पता नहीं होता। और सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि उनकी प्रोसेस वो फ्लो केमिस्ट्री में या फ्लो रिएक्टर में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, लेकिन इसके पहले वो जो फिजिबिलिटी स्टडी है वो प्रॉपर करते नहीं। एक तो आपका प्रोसेस भी ढंग का होना चाहिए जो फ्लो केमिस्ट्री में काम आ जाए। इसलिए फर्स्ट आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है और वो यहाँ लोग मिस करते हैं। ऐसे बहुत लोग डिस्कशन में अप्रोच हो गए कि हमें फ्लो केमिस्ट्री लगाना है, प्रोडक्ट उनको पता नहीं। तो इनकी ये राय है कि फ्लो केमिस्ट्री ले लो और बाद में प्रोडक्ट उसमें इंजेक्ट कर दो, आपको आउटपुट आ जाएगा। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो आप पहले प्रोडक्ट कौन से है वो डिफाइन करो और उसके अकॉर्डेंस आपको फ्लो रिएक्टर लेना चाहिए। अगर आपका हेटेरोजेनियस रिएक्शन है तो आपका सिलेक्शन अलग रहेगा, होमोजेनियस रिएक्शन है तो आपका सिलेक्शन अलग रहेगा, एक गैस लिक्विड है तो अलग रहेगा। तो ये पहले सोचो, उसके बाद फ्लो केमिस्ट्री या फ्लो रिएक्टर के पीछे भागो। और दूसरी एक बात कि जो लोगों को, कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोग सिर्फ पता है वो इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। फ्लो केमिस्ट्री का बिगेस्ट जो स्ट्रेंथ है वो है एस बाय वी रेशो, सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशो। यानी कम वॉल्यूम के लिए वो ज्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल करता है। अगर हम बैच रिएक्टर की बात करें तो उसका रेशो अराउंड 3 to 4 आता है और वही रेशो फ्लो रिएक्टर में 500 to 2000
तक जाता है। तो ये इसका बेनिफिट है। जितना वॉल्यूम टू वो सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो जितना ज़्यादा, उतना वहाँ थर्मिक कंट्रोल के लिए आसानी होती है। दूसरा, रेट ऑफ रिएक्शन के लिए भी बेनिफिट होता है। तो ये फ्लो केमिस्ट्री का बेनिफिट है। फिर एक और चीज लोग दिखाते हैं कि एक बड़ा बैच रिएक्टर दिखाते हैं और उसके सामने एक छोटा फ्लो रिएक्टर दिखाते हैं और बोलते हैं कि ये जो काम इतना बड़ा रिएक्टर कर रहा है, वो देखो ये छोटा रिएक्टर भी कर रहा है, और लोग भी मान जाते हैं। तो रियलिटी ये है, लेकिन जब वो इंस्टॉलेशन करने जाते हैं तो फ्लो रिएक्टर के साथ डोजिंग टैंक और कलेक्शन टैंक भी लगाने पड़ते हैं। तो बाद में आता है। अगर बैच रिएक्टर और हम उनके डोजिंग टैंक्स रिएजेंट के और उसका कलेक्शन टैंक वो फ्लो रिएक्टर के साथ अब अगर आप दिखाओगे तो आपको ये साइज वाला जो बेनिफिट दिखता है वो दिखेगा नहीं, कभी नहीं दिखेगा। उसके साथ पंप्स है, उसके साथ मेजरिंग डिवाइस है, फ्लोमीटर है, ये बाकी की चीजें वो शो नहीं करेंगे क्योंकि उनको प्रोडक्ट बेचना है। और आप समझ गए तो अच्छी बात है, नहीं समझेंगे तो आप तो फंस ही जाओगे। तो मुझे इतना ही बोलना है कि कोई फ्लो केमिस्ट्री अगर इम्प्लीमेंट करना है तो ये अच्छा टेक्निक है, लेकिन अच्छा टेक्निक सेटअप करने के लिए या डिजाइन करने के लिए या इम्प्लीमेंट करने के लिए अच्छा वो फील्ड का नॉलेज भी होना बहुत जरूरी है, जो मिसिंग पार्ट है। और इसकी वजह से फ्लो केमिस्ट्री मार्केट में उसका सक्सेस रेशो 20% भी नहीं है। सालों से लोग कर रहे हैं। आज तक इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ने मोर देन 10 बड़े बड़े ग्रुप है, उन्होंने उस पर काम कर रहे हैं, लेकिन कमर्शियली सक्सेस क्या है? बहुत गिना चुना, और वो भी एग्जैगरेट करके। तो ये रियलिस्टिक फैक्ट है। अगर आपके पास पूरा प्रोसेस का और फ्लो केमिस्ट्री का अच्छे से नॉलेज है, ए टू जेड आपको पूरा इंफॉर्मेशन सिर्फ कंसल्टेंट ने दिया हुआ वो नहीं, या इक्विपमेंट फ्लो केमिस्ट्री वाले जो भी कुछ ओईएम है उन्होंने दिया हुआ नहीं, खुद का। और सिर्फ बुक इंफॉर्मेशन नहीं, एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे अगर आपने काम किया है तो डेफिनेटली ये बैच रिएक्टर से बेहतर है। लेकिन आपको इसके लिए पूरा नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फ्लो केमिस्ट्री में और कुछ डिटेल जानना है तो मेरा एक बुक भी मैंने फ्लो केमिस्ट्री पे लिखा हुआ है, ई बुक अमेजोन पे अवेलेबल है, आप उसको रेफर कर सकते हैं। और इसमें आपको स्टार्ट टू एंड ऑल इंफॉर्मेशन मिलेगा, और ये प्रैक्टिकल बेसिस पे। तो इससे फ्लो केमिस्ट्री सिर्फ किसी ने ट्रेनिंग दिया और बेसिस हमने कुछ ग्रास्प कर लिया, इतना ही नहीं। आप इसके लिए आपको ए टू जेड पढ़ना पड़ेगा, और इससे भी काम नहीं होगा। आपको इमेजिनेशन आपका बढ़ाना पड़ेगा। बेसिस इमेजिनेशन एंड लॉजिक इम्प्लीमेंटेशन होता है, क्योंकि कोई भी चीज पहले बनाई नहीं रहती, हमें इमेजिन करनी पड़ती है, लॉजिक लगाने पड़ते हैं, नॉलेज लगाना पड़ते हैं, उसके बाद वो चीज इम्प्लीमेंट होती है और इसके बाद आपको सक्सेस मिलता है। तो ये था आज कुछ फ्लो केमिस्ट्री के बारे में। इसमें से और कुछ एडिशनल इसके जो बेनिफिट है मैं जस्ट अभी आपको फर्दर बताता हूं। इसमें जैसे कि मैंने बोला सरफेस टू वॉल्यूम रेशियो एक बात हो। दूसरा, हम मोल टू मोल रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे कि बैच रिएक्टर में क्या होता है कि हमें एक्सेस मोल ऑलवेज यूज करने पड़ते हैं, और वो जो रेशियो जो होता है वो नॉट 1 टाइम्स टू लेके 3 टाइम्स तक होता है। यानी अगर आप 1 किलोमोल यूज कर रहे हो, आपका लिमिटिंग रिएजेंट है, तो एक्सेस आपको 3, 4, 5 किलोमोल तक जाना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 1.5 तो होता ही होता है। तो ये आप रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, ये दूसरा बेनिफिट हुआ। तीसरा बेनिफिट ये एक है कि आप
अगर ये रिएक्शन करेंगे और करते समय कुछ फेलियर्स हो गए तो आप रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं और आपका जो प्रोडक्ट लॉस होगा वो लिमिटेड रहेगा। आपका प्रोडक्ट वॉल्यूम जो रहेगा फ्लो रिएक्टर में वो होगा कुछ ml में, मैक्स टू मैक्स लीटर में। ml में मिनिमम टू मिनिमम वो 50 ml भी हो सकता है, मैक्स टू मैक्स आपका होगा 10 लीटर 20 लीटर, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बैच रिएक्टर में अगर ये दिक्कत होती है तो आपका एंटायर बैच स्पॉइल होता है, यहाँ आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है। चौथा, आपकी जो सेफ्टी रिस्क है वो लिमिटेड रह जाती है, क्योंकि आप जो वॉल्यूम हैंडल कर रहे हो वो बहुत लिमिटेड हैंडल कर रहे हो, तो आपकी रिस्क जो है बहुत बहुत कम हो जाती है। ये चौथा और बहुत महत्वपूर्ण बेनिफिट है। इसके अलावा बहुत कुछ बेनिफिट है इसमें, जैसे कि आपकी एक्यूरेसी लेवल ऑपरेशन की वो बढ़ जाती है। ऑन एन एवरेज आप कौन सा भी कंपनी ले लो, फार्मा कंपनी, उनका फेलर रेट अराउंड ऑन एन एवरेज 3% है, अराउंड 3%, जहां मल्टीपर्पज फैसिलिटीज है। यानी 100 बैच बनाएंगे तो 3 बैच फेल होगा। और जो प्लांट्स डेडिकेटेड है, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उनका जो फेलर रेट है दैट इज लेस देन 1%, यानी 100 में से एक ही बैच फेल होगा और इससे भी कम। तो ये जो बैरियर है मल्टीपर्पज डेडिकेटेड नॉन डेडिकेटेड का, यहां ब्रेक हो जाता है। इसका रीजन है कि आप एक्सेस में रिएजेंट यूज नहीं करते और ऑटोमेशन लेवल हाई होता है एज कंपेयर टू बैच रिएक्टर, और इसकी वजह से आपका जो फेलर रेट है वो रिड्यूस हो जाता है। इसके अलावा जैसे कि इसमें और बेनिफिट अगर हम देखेंगे तो उसमें जो ये फ्लो के रिएक्टर्स होते हैं उसमें जो एक्सेप्टेंस या फिजिबिलिटी या एसेसिबिलिटी ऑफ ऑटोमेशन इसमें ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द बैच रिएक्टर। क्लीनिंग बहुत इजी होती है, बहुत इजी। बैच रिएक्टर क्लीन करना बहुत डिफिकल्ट है और हार्ड टू क्लीन है, उसमें ऐसे बहुत से कुछ फैक्टर्स है जहां क्लीन करना ही डिफिकल्ट है। तो रिस्क ऑफ कंटेमिनेशन ये फ्लो रिएक्टर में कम हो जाता है एज कंपेयर टू बैच रिएक्टर, क्योंकि बैच रिएक्टर का आपका सरफेस एरिया ह्यूज होता है, बहुत ह्यूज। फ्लो रिएक्टर का लिमिटेड होता है, अगर कंटेमिनेशन रहता है तो वो लिमिटेड होगा। और जनरली ये एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन जो रिएक्शन मास है उसको प्रोडक्ट कलेक्ट नहीं किया जाता जब तक उसका स्टेडी स्टेट अचीव नहीं होता। तो अगर अनक्लीन भी कुछ रहा तो भी वो जो कंटेमिनेंट्स है वो इनिशियली फ्लश आउट हो जाते हैं, क्योंकि इनिशियल का प्रोडक्ट जब तक स्टेडी स्टेट आती नहीं है तब तक कलेक्ट नहीं करते। तो ये कुछ मेन बेनिफिट्स है फ्लो केमिस्ट्री के बारे में, लेकिन दुर्भाग्यवश नॉलेज का इंडस्ट्री में अभी भी कमियां है, इसकी वजह से उसका सक्सेस रेट कम हुआ है। तो आज बस इतना ही फ्लो केमिस्ट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी बता दिए, पॉजिटिव पॉइंट भी बता दिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।